अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में आज एक नई हलचल देखने को सामने आई जब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बहैसियत मजमूई इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। नाज़रीन, अगर नज़र दौड़ाई जाए पाकिस्तानी सियासत में तो ये बड़ा कम देखा गया है कि एक आईनी इदारे से इस तरह का मुतालबा किया गया हो हुकूमत वक्त की जानिब से कि पूरा के पूरा जो इलेक्शन कमीशन है वो मुस्ताफ़ी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो तकरीबन 1970 के बाद हमने देखा कि जितने भी इलेक्शन हुए सब के सब भी मुतनाज़िर रहे। हमने देखा कि हर हारने वाली जमात की जानिब से शिकस्त तस्लीम नहीं की जाती रही, धांधली चोरी चोरी का शोर मचाया जाता रहा, ये कहा जाता रहा कि इलेक्शन चोरी होते रहे। और हमने देखा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इल्जामात रहे वो इलेक्शन कमीशन पर भी लगाए जाते रहे। हालिया 2013 के इंतखाबात का अगर जायजा लिया जाए तो हमने देखा कि PTI की जानिब से बड़ा शोर मचाया जाता रहा, 126 दिन का धरना भी दिया गया। फिर 2018 के अंदर जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से भी धांधली का शोर मचाया जाता रहा। लेकिन हमने देखा कि PTI की जानिब से हमने देखा कि हुकूमत में आने से पहले और बाद में ये कहा जाता रहा कि हम इंतखाबी इस्लाहात लेकर आएंगे। इससे पहले भी हमने देखा है कि एक कमेटी बनाई गई, लेकिन फिर ज़ाहिर है उस पर आके काम नहीं हुआ। अब फिर वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए एक कमेटी तश्कील देने का बाकायदा तौर पर फैसला किया गया है कि इस अमल को साफ शफाफ बनाया जाए। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन को तब्दील करके ये इंतखाबी इस्लाहात लाई जाएंगी और ये हुकूमत का मुतालबा जो है वो किस हद तक दुरुस्त है? इस पर ज़रा आज डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज एक अफसोसनाक सूरत हाल देखने में सामने आई जब वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जनाब शहबाज गिल साहब पर स्याही फेंकी गई, जूते दिखाए गए, अंडे फेंके गए। और दूसरी तरफ हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही PTI कारकुनान की जानिब से भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल देखने में सामने आई जब पार्लियामेंट के बाहर हमने देखा कि PTI कारकुनान की जानिब से मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमाओं पर धावा बोला गया, बदतमीज़ी की गई, एहसन इकबाल साहब पर जूता फेंका गया। तो उसके बाद हमने देखा कि बड़े बयानात सामने आते रहे। ये कहा गया लीगी क़यादत की जानिब से कि तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे, और आज हमने देखा कि वही सूरत हाल देखने में सामने है। अब नाज़रीन, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इन पुरतशद्दुद जो रवैये हैं इसका जिम्मेदार कौन है और हमारी सियासी क़यादत जो है वो किस तरह की रवायात कायम करने जा रही है। इसके साथ साथ PDM का सरबराही इजलास भी कल होने जा रहा है। इख्तलाफात की खबरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। अब देखना यह है कि स्ट्रैटेजी क्या होगी। यही सारे मामलात हैं और दीगर बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम और इसी सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर सियासतदान जनाब सेनेटर अनवर बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसके साथ साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से सबसे पहले मैं सेनेटर अनवर बेग साहब की तरफ जाऊँगी। अनवर बेग साहब, किस तरीके से देखते हैं आज हुकूमत ने तो इलेक्शन कमीशन को बहैसियत मजमूई इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, कैसे देखते हैं इस मुतालबे को आप? देखिए जी, मेरे से बेहतर दिलशाद साहब आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट व्हाट लिटिल आई नो कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन पे इतने इतराजात हैं तो हमारे PTI की हुकूमत ने क्या इन्वेस्टिगेट करके क्या लीवरेज इस्तेमाल किया जब इन्होंने ये सारे मेंबर्स अपॉइंट किए और ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया इस पोजीशन पे। इन्होंने अपनी कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं की थी, इंटेलिजेंस एजेंसी से उनके बारे में कोई उन्होंने रिपोर्ट्स नहीं ली थी। इन्होंने तो अपॉइंट किया और अब रोना धोना इन्होंने मचाया व्हेन दे सी कि भाई ये कोई फैसले इनके खिलाफ आ रहे हैं। वो फिर ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई तौर तरीका ठीक नहीं है। आई थिंक ये मैं आपको कई दफा आपके भी प्रोग्राम में मैंने कहा कि मुझे ये लगता है कि इनके पास कोई मैच्योर्ड एडवाइजर्स नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करें। ये इन्होंने अंडर 14 टीम इकट्ठी की हुई है और ये इस तरीके के चोट के मारते हैं और ये फिर कुल्हाड़ी अपनी टांग पे ही मारते हैं। इनको PTI वालों को मुझे नहीं लगता कोई ऑपोजिशन की जरूरत है। दे आर गोइंग टू बी किक्ड आउट बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉलीज। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बातें करना बहुत ही फजूल है कि इलेक्शन कमीशन को रिजाइन। व्हाई विल दे रिजाइन? यानी अगर उनको आपने निकालना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो देयर इज अ प्रोसीजर लेड डाउन, आप उसके तहत करें। जैसे वहां पे
सुप्रीम कोर्ट में काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ एक केस चल रहा है। तो इस तरीके से वॉलंटरली वो क्यों रिजाइन करें? उन्होंने क्या, वो कहेंगे कि भाई मैंने क्या किया है कि मैं रिजाइन करूं? यू प्लीज माइंड योर बिजनेस एंड यू रिमेन विद इन योर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। तो दे कैन बी वेरी रफ विद द गवर्नमेंट। और मैं नहीं समझता कि पीटीआई कैन अफोर्ड एनी पंगा विद इलेक्शन कमीशन एज ऑफ नाउ, बिकॉज़ एज इट इज वो बड़ी डेलिकेट पोजीशन पे हैं। सही, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। कमर दिलशाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप किस तरह से देखते हैं जिस तरीके से आज हुकूमत की जानिब से मुतालबा किया गया? सिर्फ ये नहीं कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बल्कि पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि वो रिजाइन करें, ये मुतालबा किया गया है। तो कैसे देखते हैं आईनी कानूनी तौर पर भी क्या ये दुरुस्त है? देखा जी, हमारे दोस्त अनवर बेग साहब ने बड़ी तफसील से और बड़े अच्छे अंदाज में कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो अंडर 19 टीम है वो उनको बंद करी में खड़ा कर रही है। ये मैंने आपके भी पिछले हफ्ते प्रोग्राम में कहा। अब आप आगे चले। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वफाक वज़रा की, ये मेरी नाक़िस राय के मुताबिक इंतहाई बदनीति, गैर कानून और गैर आईनी। इलेक्शन पाकिस्तान एक इंतहाई बाइख्तियार गैर जानबदार इदारा है कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिहाज से, और उसको वही तमाम प्रिविलेज आईनी तौर पर हासिल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल। इसी लिहाज से अब जिस अंदाज से उन्होंने मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है, तो पहली बात ठीक है, अनवर बेग साहब ने कहा बताए तो सही कौन सा मिसकंडक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अगर आपने मिसकंडक्ट किया है तो उसको बाकायदा चार्जशीट करें, और चार्जशीट करने के बाद आइन के आर्टिकल 209 के तहत आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफर भिजवाने के लिए प्रेसिडेंट पाकिस्तान को सबरी भेज दें, और सदर मुमलकत साहब उसी तरह की रेफर भिजवा देंगे जैसे काजी फैज ईसा के बारे में भिजवाई गई थी, और उसके बारे में जो जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डील किया वो सबके सबको पता है। अब इनके पास चार्जशीट क्या है? अब वो बार बार ये कहते हैं कि जनाब आपने सेनेट के इलेक्शन में जो है वो जमहूरियत दुश्मन पर क्या क्या जुमले अदा किए प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको राय दी कि जी आप अपने आर्टिकल 200 को मद्देनजर रखते हुए आइन में उसमें कोई आपको तरीका अख्तियार करें। अब ये 1 मार्च को दोपहर के बाद राय आई, 2 मार्च और 3 मार्च को इलेक्शन हो रहे हैं। इस अरसे में तो इलेक्शन में क्या करें? कानून साजी करनी थी ना। अब कानून साजी करने के लिए गुंजाइश कहाँ थी? तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में इंतखाबात करवा दिए। इसके बाद डस्का का मामला आ गया। आज जो हुकूमत नाराज हुई है, जिस अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस धूम धावा किया 3 मिनिस्टरों ने, तो वो ये हुआ कि उन्होंने डस्का के 75 के हल्के के इलेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना बड़ा मजबूत मौका पेश कर दिया कि जनाब सूबाई गवर्नमेंट ने हमारे साथ ताउन नहीं किया, और सूबाई गवर्नमेंट की वजह से वहाँ गड़बड़ हुई, बेकायदगी हुई, बेजातगी हुई, और हमारे साथ ताउन नहीं किया। उसका जो बात करेंगे कि मुतनाज़िर तो बहरहाल रोल रहा है इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात को लेकर, जिस तरह से मामलात रहे डस्का इंतखाबात पर, बहरहाल बात करेंगे। लेकिन एहतशाम साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। अभी जिस तरह से अनवर बेग साहब भी बात कर रहे थे कि जाहिर है इनका अपने लगाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और अपोजिशन से मुशावरत के बाद ही लगाया गया, तो आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं सही तरह से की गई? अभी जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि कुछ रिश्तेदारियाँ भी हैं उनकी नून लीग के कुछ लोगों के साथ, तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की गई लगाने में? देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। हमारे दोस्त हैं दोनों, कमर दिलशाद साहब भी, अनवर बेग साहब बड़े मोहब्बत वाले दोस्त हैं। अब देखें, 1-2 चीज़ें बड़ी अहम हैं और मेरा ख्याल है मेरे दोनों दोस्त उससे एग्री करेंगे कि काश हमारा इलेक्शन कमीशन कभी भी गैर मुतनाज़ा रहा हो। अभी आप देख लें पाकिस्तान में, जैसे अभी आप इंट्रो में अपनी कह रही थी, 10 के 10 इलेक्शन 1970 के बाद हुए। मैं बार बार कहता हूँ मैंने सारे के सारे कवर किए हैं सोनिया। आप यकीन करें, हर दफ़ा हारने वाले ने कभी अपनी तस्लीम नहीं की हार, और कभी मुबारकबाद देखते हो किसी को नहीं कहा कि जी आप जीत गए, आपको मुबारक हो। देखें, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे अदारे वन आफ्टर दी अदर जो है ना मुतनाज़ा हो रहे हैं। एक तरफ आप देख लें नैब के बारे में टायर आर्ट खोला हुआ है पीपल्स पार्टी पेमलन ने जिस तरीके से, अब इलेक्शन कमीशन के बारे में जिस तरीके से हुकूमत बात कर रही है। पहले तो हमने ये देखा था कि कभी कभार होता था कि जी आपने 4 मेंबर हैं, 2 मेंबर गलत लगाए हैं, उनको तब्दील करें या नहीं होना चाहिए। बुनियादी तौर पे तो कंवर साहब जानते हैं कि ये टेनोर पोस्ट है, इसको इसी तरह से आप नहीं हो सकता कि बैठे बिठाए करें, इसके लिए आपको रेफरेंस देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। अहम सवाल इस वक्त यह है कि जी क्या आम आदमी के नज़र में, देखने वाले की नज़र में इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है? माज़रत के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये कंट्रोवर्शियल हो गया है, इसके बारे में सवालिया निशानात उठाए गए हैं।
इससे पहले भी जितने भी उन पे भी उठाए गए, इन पे भी उठाए गए। सईद मैदी की रिश्तेदारी उनके बार बार आता है, नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके दामाद हैं, ठीक है ना। अब सवाल तो यह है कि फिर वो कहते हैं लड़ाई के बाद जो मौका याद है अपने आप के मारो, आपने लगाया तो खुद था, जिस तरह हमारे दोनों दोस्त कह रहे हैं। कहाँ गलती हुई? हाँ, ये बात लगती है कि प्राइवेट हलकों में ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर में ये बात सुनने में मिलती है कि कहीं ना कहीं स्लांट है, कहीं ना कहीं किसी को फेवर करने की बात होती है। और कई हवाले से तो कंवर दिलशाद साहब आप ये तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश की थी आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, बाकी लोगों के भी ये इस हवाले से कि जी ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए, आखिर दम तक उन्होंने कहा कि यार ये आप कैसे नहीं इंश्योर कर सकते, अब तो मॉडर्न दुनिया है, ये ऐसी कौन सी बात है कि आप ये नहीं इंश्योर कर सकते कि किसने कहाँ वोट डाला। उनकी सुई फंसी हुई थी। और जहाँ पे वो बात कर रहे थे, सुनने वाले, कहने वाले, देखने वाले समझ रहे थे कि कौन किसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो माजरत के साथ काश ऐसा हो, ठीक है, ये आईनी अदारा है, बहुत बड़ा अदारा है, काबिल एहतराम है, सब कुछ है, लेकिन इसके रोल को लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, ये पहली मरतबा मुझे याद नहीं है कि किसी हुकूमत ने, कंवर दिलशाद साहब, बैसियत मजमूई ये डिमांड की हो कि पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन जो है तहलील कर दिया जाए, हमें इनको नया चाहिए बनाने के लिए। कितना आसान है, कितना मुश्किल है, लेकिन एक बात है कि इलेक्शन कमीशन हर आने वाले दिन में हम देख रहे हैं मुतनाज़े होता जा रहा है। ठीक है अनवर बेग साहब, आपने समझते कि जिस तरीके से अब ये जो फैसले आते रहे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिस तरीके से अभी एहतशाम साहब ने भी बात की, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के भी रिमार्क्स थे कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए, फिर ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी के मामले पर बात आई कि हमारे पास वक्त नहीं है, हुकूमत ने कहा कि वक्त का मसला नहीं है, 2 घंटे में हम प्रोवाइड कर देंगे। फिर वहाँ पर डस्का के मामलात में भी एक अलग डिबेट है जिस पर ज़ाहिर है अभी तक बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का रोल मुतनाज़े तो रहा है। देखिए वो बात सही है कि भाई जितने इलेक्शंस वो 70 के बाद हुए हैं वो क्वेश्चन मार्क हैं, बट अगर आज गवर्नमेंट अगर डिमांड कर रही है, दो आई थिंक इट्स अ वेरी आई मीन लॉजिकल डिमांड कि जी पूरी इलेक्शन कमीशन रिजाइन करे, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्शन कमीशन बहुत इंडिपेंडेंट व्यू ले रहा है। आई मीन दे आर नॉट लीनिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। पिछली जो इलेक्शन कमीशन पे यही एक्यूजेशंस थी कि भाई वो गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा लीनिंग कर रही हैं। तो इससे तो ये माजरत के साथ एक जुमला ऐड कर दूं, जब लोग कहते हैं कि आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं, आप डस्का के मामले में आप देख लें कि नून लीग ने डिमांड किया था 20 हल्के खोले जाएं, लेकिन पूरे का पूरा हल्का इलेक्शन कमीशन ने खोल दिया। लोग कहते हैं जी आपने तो बढ़ के उनको सपोर्ट कर दिया जो को नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे इकबाल साहब, मरियम औरंगजेब साहब रिकॉर्ड पे है, टीवी पे आकर उन्होंने कहा कि 20 हल्के खोल दें, उन्होंने कहा नहीं भी 335 के 35 खोले जाएंगे। वहां पे लोग कहते हैं डंडी मारी गई। जी सर, देखें ये बाय इलेक्शन में तो रौले शौले होते ही हैं, बट बाय एंड लार्ज देखें मैं ये समझता हूं कि अभी ये जो इलेक्शन कमीशन के आगे पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस भी पड़ा हुआ है, और अगर उन्होंने ये स्टांस लिया एंड दे नो दे से नहीं आएंगी, दे आल्सो नो दे कैन नॉट थ्रो आउट द चीफ इलेक्शन कमीशन। एक जुडिशियल प्रोसेस है जो करना होगा। इनकी फॉरेन फंडिंग केस अगर वो कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, मिसाल के इवन ऑन जेन्युइन ग्राउंड दे कैन डिस्क्वालीफाई एंड दे कैन थ्रो आउट पीटीआई और कैंसिल देयर रजिस्ट्रेशन एज अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो मैं ये समझता हूँ ये पंगा जो इन्होंने इस वक्त लिया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये इन्होंने लिया क्यों है। आई थिंक गवर्नमेंट जो है इस वक्त रादर देन पुटिंग देयर माइंड्स एट द स्टूपिड डिमांड ऑफ इलेक्शन कमीशन टू रिजाइन, दे शुड पुट देयर एनर्जी इन द इकोनॉमिक हालात ऑफ द कंट्री। और 2-3 हफ्ते के बाद रमजान शरीफ शुरू है, कमोडिटी प्राइस आसमानों से बातें कर रही है, बिल्कुल महंगाई बढ़ गई है, और इस पर तफसील से बात करेंगे अनवर बेग साहब आगे चल के। देखिए जिस तरीके से अदारे बेग साहब मुतनाज़ा हो रहे हैं, आपने देखा कि नैब के ऊपर जो इस वक्त नून और पीपल्स पार्टी ने चढ़ाई कर रखी है, उनको दबाव में ला कर रखा हुआ है। आज मरियम साहबा ने जो गुफ्तगू की आप देखने वाली है कि किस तरह दबाव में लाई हैं। तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से भी यही हो सकता है कि जी अपनी मर्जी के अगर फैसले नहीं आ रहे, या फॉर दैट मैटर जहाँ वो समझते हैं कि जी मामला ठीक नहीं है, वो भी दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी बात ठीक है, इस स्टेज पे बहुत देर हो गई है, इसके लिए आईनी तरीका ही होना चाहिए। तो सबसे अहम बात है भाई आपने बंदा लगाया था, आपने देखा नहीं था,
आजम खान को आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी हाईजैक हो चुकी है, सारी फैसला साजी की कुव्वत प्राइम मिनिस्टर की हाईजैक हो चुकी है। तो ये उन मसलों में से ये बड़ा मसला है जो इनकी अब जड़ों में बैठ रहा है। जी बिल्कुल। कमर दिलशाद साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊंगी। हमने देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तनकीद की जा रही है, इससे पहले हमने देखा पीपल्स पार्टी की जानिब से, नून लीग की जानिब से भी बड़ी तनकीद होती रही है इलेक्शन कमीशन पर। हमने देखा बाकायदा तौर पर एहतजाज भी कराया गया। अब आपको क्या लगता है, क्यों हुकूमत समझती है कि उन इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की तवक्को नहीं है? अब जिस तरीके से अनवर बेग साहब भी बात कर रहे थे कि आगे बड़े अहम फैसले आने, खास पर फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला बड़ा अहम है, तो क्यों हुकूमत ये समझती है कि उसे इंसाफ की तवक्को नहीं है इलेक्शन कमीशन से? हुकूमत ये महसूस कर रही है, जैसे अनवर बेग साहब ने इशारा दे दिया है, उनके पास बहुत अहम केस है, फॉरेन फंडिंग केस, वो आखिरी स्टेज पर है। चंद दिनों की बात रह गई, हफ्ता बहुत दूर की बात है, वो सारे मामला तय हो रहे हैं। ऊपर से फैसल वाडा साहब का जो है डिस्क्वालिफिकेशन केस, जिस पर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने पूरे इख्तियार दे दिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि आप अपना वक्त फैसला करें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, यानी आपके सामने हुआ है, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए, ताहिल भी हो गए हक़ाइक़ छिपाने के जुर्म में। तो अब आप आइए, जैसे एहतशाम साहब कह रहे हैं, बात दुरुस्त है। मैं थोड़ा सा, मैंने बार बार रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये नहीं कहा कि जनाब हम जो है ये सीक्रेट बैलेटिंग के बारे में फेवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब सीक्रेट बैलेटिंग के लिए आप कानून साजी करवा लें, आर्टिकल 226 के तहत हम मजबूर हैं कि हमने आर्टिकल 226 को मद्देनजर रखना है। जब तक उसमें आप तरमीम नहीं कर लेगी, हम कौन सा कोई तरीका इख्तियार कर सकते हैं? अब ये कहना का जिन्होंने राय दी है, माजरत के साथ बार बार सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कहती थी कि भाई आपकी बात ठीक है, बगैर लेजिस्लेशन के नहीं हो सकता, लेकिन साथ वो ये भी कहती थी कि भाई शफाफ इलेक्शन कराना भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना, उसको भी तो आप देखें कि इतने सीरियस नोयत के इल्जाम लग रहे हैं। लेकिन आपने देखा बॉडी लैंग्वेज देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, बाकी लोगों की, दे गेव अ डैम टू इट। उन्होंने कहा भाई नहीं, हम तो एक ही बात पे हैं, सीक्रेट बैलेट शफाफ होते हैं नहीं होते, दिस इज नॉन आवर बिजनेस। ये भी रवैया रहा है, बिल्कुल मुतनाज़ रहा है। बहरहाल आप ये कह रहे हैं रवैया। एक ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्तसर मजीद इशूज़ पर भी तफसीलन बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद एहतजाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात के लिए कमेटी बनाने का फैसला कर दिया गया है। कैसे माहौल में जब तनाव है, अपोजिशन कह रही है हम साथ देने के लिए तैयार नहीं, किसी मामले पर बात नहीं करेंगे, अपोजिशन साथ देगी? बड़ा अच्छा सवाल है सोनिया आपका। देखें ये जिस अंदाज में इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त आप देख लें कि इस तरह पीपल्स पार्टी और पीडीएम की बाकी जमातें और ख़ास तौर पे नून वाले कहते हैं कम वक्त में हमने किसी तरह का आपके साथ ताउन नहीं करना, भूल जाएं। अगर ये ताउन कर लेते तो मेरा ख्याल है या आज सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जीत चुके होते पीडीएम वाले, लेकिन नहीं किया। बहरहाल अब तो बात तो वही है ना कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, तो जो करेंगे वैसे ही भुगतेंगे। अब सवाल है कि इस स्टेज पे ठीक है प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना या टीम का कहना जी इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए, पाकिस्तान का दुनिया का हर बंदा कहेगा जी आप ठीक कह रहे हैं। अब सवाल ये कि मौके महल को देखना पड़ता है ना। इस स्टेज पे जब इतनी, अब जब ये आपकी सियासी लड़ाई ज़ाती दुश्मनी में बदल चुकी है, आप तवक्को करते हैं कि वो आपके पास आएंगे। हाँ, एक पॉलिटिकल माइलेज, एक मॉरल हाई मॉरल ग्राउंड की तो बात बाजार हो सकती है पब्लिक में और सिविल सोसाइटी में, मीडिया में, तो लोग कहेंगे जी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि ये साहब इसी तनाव के माहौल में भी पंजाब में तो एडजस्टमेंट बड़ी आसानी से हो गई। मरियम साहबा से पूछे ना, मरियम नवाज साहबा से जब पूछा गया तो उन्होंने इसका गोलमोल जवाब किया। उन्होंने कहा जी इसके बारे में मैं क्या कहूँ। देखिए ये वही बात है कि आप 11 बंदे वहाँ जहाँ पे मुंतखब हुए 13 करोड़ के सूबे में से 1 मिनट में काम हो गया, बाकी जगहों पे उनकी मर्जी के मुताबिक, लिहाजा वो कहते नहीं। मेरा ख्याल है कंवर दिलशाद साहब इस पर ज़्यादा बेहतर बात करेंगे, सिवाय इसके कि इंतखाबी इस्लाहात इस वक्त जो है ना बहुत ज़रूरी हैं। अगर नहीं होंगी तो ज़ाहिर है जो भी इलेक्शन होगा, ख़ास तौर पर इसके बाद लोकल बॉडीज़, फिर 2023 का इलेक्शन आ रहा है। बेग साहब आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि किस सूरत में कबूल करेगा इनको कि आए इकट्ठे बैठे। आपको याद है ये पहले की सरबराही में पहले एक कमेटी बन चुकी थी, वो 2 सालों से कोई काम नहीं हुआ, कोई जाता ही नहीं था। अब तो इतनी लड़ाई आगे जा चुकी है कि आप देखते हैं इल्ज़ामात और एक्विजिशन काउंटर एक्विजिशन किसी ने भी नहीं आना। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेज पे कोई इनकी बात मानने के लिए तैयार होगा। हाँ, पेपर पे बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा काम किया। सही। कंवर दिलशाद साहब मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। अब तमाम के तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये तो मानने को तैयार हैं कि शफाफियत होनी चाहिए, इस जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो होनी चाहिए,
चाहिए, लेकिन जब भी हमने देखा कि हुकूमत दावत देती है, आने को तैयार नहीं होती, आपको लगता है कि इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए? कभी ना कभी तो होंगे ही, अदरवाइज तो फिर यही धांधली, यही चोर चोर का शोर रहेगा। देखिए जी, शुरू में पहले रिमार्क्स दिए अनवर बेग साहब ने कि प्राइम मिनिस्टर की टीम जो है अंडर 18 है, हमने खैर अंडर 19 कह दिया। अब आप ये देखें, ये इतना बड़ा अहम मसला है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़ाहिर इलेक्शन के पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने मुहाजराई शुरू कर रखी है। इन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आएंगे, ये है इंतखाबी इस्लाहात का। ये बड़ा खूबसूरत नारा है, बड़ा अच्छा खूबसूरत बात है। हमने इसकी ग्राउंड रियलिटी भी देखी है, अंदर से भी देखा है। ये इंतहाई फ्रॉड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इंडिया इसको वापस ले रहा है और वो अपने मैनुअल वापस जा रहे हैं। मेरी खुद बात हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शुरू में 2 साल पहले। अब वो मामला ये चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में उन्होंने कोई भी अपना होमवर्क नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से जहां से हमें खबरें मिल रही थी या इतलात मिल रही थी, इस पर 1 खरब रुपया का खर्चा है। 1 खरब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। फिर भी हालात अगर बैठ के आ रहे RTS की तरह, तो फिर क्या करेंगे? तो कंवर दिलशाद साहब, ये 2002 का बुश का अल गोर का इलेक्शन आपको याद है? वहाँ पे भी आप देख लें उनका सिस्टम बैठ गया था, जाके फाइनली सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ था। हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर ये RTS की तरह बैठ गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, तो फिर वो मैनुअल बैलेट पेपर कहाँ से लेके आएंगे? एक मुझे इंडिया के इलेक्शन कमीशन के बारे, जब मैं इंडिया में गया था 2010 में, तो मैंने बड़ी बात 3-4 घंटे चली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। उन्होंने मुझे बड़े डॉक्यूमेंट दिए। जब मैं वापस ताजमहल होटल में आया, तो एक बहुत सिविल सोसाइटी का इंतहाई अहम शख्स मेरे पास आया। उसने मुझे डॉक्यूमेंट दिए। उसने कहा, सर इसके अंदर चिप लगा देते हैं, 1 घंटा 2 घंटे में सारे बैलेट पेपर जो है वो अपनी पसंदीदा पार्टी को ट्रांसफर हो जाते हैं, इसके बाद वो चेंज कर देते हैं। तो ये क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आ रहे हैं? जब मैंने इंडियन चीफ इलेक्शन कमीशनर से जो पाकिस्तान आए हुए थे, जब मैंने उनसे बात की तो कहा इसके अंदर खूबी खराबी ये है, इसके अंदर पेपरलेस है, ये पता नहीं चलता कहाँ चला गया। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में जो बन रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फाज चौधरी साहब जो बनवा रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी बन रही है, इंडिया से बेहतर बन रही है। अब आप ये है कि 1 खरब रुपया इसमें खर्च है और बाकी रह गया। कहते हैं जी हमने ओवरसीज इंटरनेट बैलेटिंग कर रही है। तो मुझे ये प्राइम मिनिस्टर साहब के जितने भी बैठे हुए ना आगे पीछे एडवाइजर, ये मुझे बता दें कि दुनिया के किसी मुल्क में भी इंटरनेट पर वोटिंग नहीं होती। बता दें आप। ये कंवर दिलशाद साहब, फिर कैसे इंतखाबी इस्लाहात लाई जाएं? किस तरीके से हल क्या है? हल कोई भी नहीं है। आप अपनी नीयत साफ करें और जो कुछ मौजूदा हालात है उसके मुताबिक चले। एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल जानदार करें, मामला करें, पुलिस स्टेशन पर सही चले। अनवर बेग साहब, कंवर दिलशाद साहब तो कह रहे हैं कि हल कोई नहीं है, तो फिर तो ये शफाफियत पर हमेशा ही सवालात उठते रहेंगे, ये धांधली का शोर तो हमेशा से ही रहेगा। आपको भी लगता है कि हल कोई नहीं है? बात दिलशाद साहब ने सही की है कि हमने अपना कैरेक्टर और नीयतें बदलनी है। वी आर मेंटली करप्ट पीपल। हम हर चीज में 2 नंबरी करते हैं, तो फिर उसका सेंस क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन अगर लग भी जाती हैं, तो कल को कहेंगे कि जी वो बिजली तो यहाँ आम जाती है ना, कोई चिप डाल दिया जैसे दिलशाद साहब कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वही एक्यूजेशन कि जी घपला हुआ, ये हुआ। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज वी स्टिल डिपेंड अपॉन पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान आर्मी को इन्वॉल्व करें, आप हर जगह बूथ्स पे खड़ा करें उनको और सही तरीके से इलेक्शन करवाएं। जनरल याहिया खान ने भी करवाया था एंड दे से दैट वाज द फेयरेस्ट इलेक्शन। उस पर भी फिर इल्जामात लगते हैं ना अनवर बेग साहब के, ये फिर सियासत में मुदाखलत हो रही है। फिर यही है, फिर मार्शल लॉ लग जाए, फिर यही है, फिर नो इलेक्शन और चलो जी डंडा राज चलाएं फिर मुल्क को 10-15 साल। मतलब ये है कि वी हैव टू चेंज आवर माइंड साइड। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव लॉस्ट द इलेक्शन, जैसे बाहर के सिविलाइज्ड मुल्कों में होता है। बेग साहब एक चीज बताइएगा, बेग साहब देखें, अब आमतौर पे लोग कह रहे हैं कि जी ये 12 मार्च का चेयरमैन का सेनेट का इलेक्शन जो है ना, ये एक्शन रीप्ले था। 3 मार्च का जो इलेक्शन हुआ है अपना, आपने देखा गिलानी साहब के दरमियान और हफीज़ शेख साहब के दरमियान। अभी ये देख लें 10 दिन के अंदर अंदर क्या हुआ। अब अगला इलेक्शन जहाँ पे भी होगा, लोग कहते हैं अगर इसको इंतखाबी इस्लाहात नहीं होती, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के कोई फैसला नहीं करती, पार्लियामेंट को फाल नहीं बनाती, ये नहीं होगा। तो मैं ज़ाती तौर पे मुझे दयानतदारी से लगता है कि जिस तरह अभी कंवर दिलशाद साहब भी कह रहे थे कि ये कभी भी नहीं होगा, नीयतें साफ़, तो नीयतें तो किसी की साफ़ नहीं है।
सारे तो यही चाहते हैं कि वक्ती फ़ायदा उठाया जाए, तो फिर कौन ठीक करेगा? बाहर से तो लोग आने से रहे। देखिए, मैं ये समझता हूँ दिलशाद साहब, ये हमारे पॉलिटिशियंस के बस का नहीं है। ये लड़ते ही रहेंगे, क्योंकि अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, पर्सनल दुश्मनी पे बात आ गई है। यानी अब ये मिसाल के तौर पे ये अब घरों को गिरा रहे हैं कि जी इसका घर इलीगल है, इसको ट्रैक्टर फेर दो। कल को कोई ऑपोजिशन पार्टी पावर में आएंगे, वो बनीगाला का रुख करेंगे, कहें जी चलो जी ये भी सारा इलीगल था, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो सीडीए से इन्होंने सब प्रेशर डाल के करवाया, इलीगल है, इसको भी बुलडोज करो। वी हैव कम टू दैट लेवल एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड जो हमने ये शुरू किया हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि somebody, कोई some sense has to prevail in the senior leadership of all political parties, क्योंकि ये पीटीआई वाले तो यानी आई एम सॉरी टू से, मुझे बहुत अफसोस होता है। तो इसका मतलब है बेग साहब, वो जो लोग कहते हैं कि जी फर्स्ट रिपब्लिक हैज फेल्ड एंड वी नीड टू हैव अ सेकंड वन, वो मादा इमरानी को नया किया जाए, सारी पॉलिटिकल पार्टी सारे अदारे बैठे, कभी 70 साल में गलती की है, इनको रोकना है और आगे चलना है, तो जिस तरह मुल्क दुनिया की तरक्की कर रहे हैं हमें उस तरह जाना है। आपको लगता है उस तरफ जाएंगे सारे? नहीं, पीटीआई and the other political parties, they cannot sit on one table and even talk. They cannot even talk to each other. ये इनकी दुश्मनी इतनी बढ़ गई है। यानी जो अपने, यानी आप चार दीवारी को बुलडोज करते हैं, उससे आप अंदाजा करें ना कि ये कनेक्शन कहाँ किस लेवल तक पहुंच गए। आई मीन आप पार्लियामेंट के अंदर ये एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, यानी इनका बस चले तो ये गन्स उठा के एक दूसरे को शूट कर दें। So what I'm trying to tell you is बिल्कुल अनवर बेग साहब, हम देखते हैं कि मुल्क की मुफाद से ज्यादा तो इन जमातों को अपने जाती मुफाद हमें। अब जावेद लतीफ साहब का बयान ही देख लें, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम ये नारा नहीं लगाएंगे तो पाकिस्तान खपे, तो ये तो अपना जो मुफाद है वो ज्यादा अजीज है। सभी जमातों की मैं बात कर रही हूँ। देखें बीबी, मैं तो एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि दिस कंट्री में, इस पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। यहाँ पे यही हाल होगा। यहाँ पे आपको एक डंडा राज चाहिए। यू नीड अ वेरी मैड मैन जो यहाँ पे आके सब कुछ सीधा करे, क्योंकि हमारे तौर तरीके हर जगह बिगड़ गए। यहाँ आपको एक पागल आदमी चाहिए, वो कहीं से भी आए। आई मीन इनकलाब की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इनकलाब की जरूरत नहीं है। एक पागल आदमी चाहिए जो लोगों को टांगे और किसी की बात ना सुने, और वो ये माजरत के साथ ये पॉलिटिशियन का इतना बड़ा वेस्टर्न इंटरेस्ट है, मफाद परस्ती का आलम ये है कि आप बात करें कि जी ये पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल सकता तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। ओ, आप तो जमहूरियत के दुश्मन है। अगर कोई आइडिया दे के भी यहाँ पे सदारती निज़ाम लाया जाए, बजाय इसके अमेरिका देखें 38 करोड़ लोगों का मुल्क है, वहाँ पे 14 वजीरों से काम चलाता है सदर उनका, यहाँ पे 52 वजीर हैं, फिर काम नहीं हो रहा। तो लोग कहते हैं कि जी 14-15 आदमी से काम चलाया जाए, जिसको ये परवाह ना हो कि जी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स मैं नहीं कर सकता, और एक टेक्नोक्रेट हो, जो भी बंदा समझता हो उसको पोर्टफोलियो दिया जाए ताकि वो काम करे। यहाँ तो वो होता नजर नहीं आ रहा, जहाँ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल मजीद भी बात करेंगे। नाजरीन, एक मुख्तसर ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब जरा बात कर लेते हैं पीडीएम की। कल ज़ाहिर सरबराही इजलास भी है और बड़े अहम फैसले भी होने हैं। अब देखना यह है कि स्ट्रैटेजी क्या होगी। अनवर बेग साहब, मैं आपकी तरफ ही आती हूँ, क्या लगता है आपको स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या कोई एक बात पर मुत्तफिक हो पाएगी पीडीएम, क्योंकि इख्तलाफात तो बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं? मैं समझता हूँ कल गालिबन ये लोग मिल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, क्योंकि एक मीडिया में एक बात आ रही है, एक दूसरे को एक्यूज कर रहे हैं कि वो जो 7 वोटों का जो चक्कर है जैसे भी है, बट मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये साथ चलेंगे, क्योंकि दे ऑल नीड ईच अदर। तो अब देखते ही हैं कि पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस रहता है इस पूरे इशू में, क्योंकि जैसे आपने मेरा ख्याल है कहा था कि नवाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान से कह रहे हैं कि जी हम सब रिजाइन करते हैं इररिस्पेक्टिव के पीपल्स पार्टी करती है या नहीं करती।
बट मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर अकेले वो करते हैं ठीक है, दे कैन क्रिएट एन अपहीवल, बट ये है कि फिर पीडीएम टूट जाएगी। बट ये है कि ये लोग प्रेशर फुल रखेंगे, फुल थ्रॉटल से इमरान खान पे, क्योंकि ये जो इनिशियली जो हमने डिस्कस किया था ना कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इन्होंने अटैक किया कि ये रिजाइन करें, दैट इंडिकेट्स कि कोई ऐसा एक डिसीजन आने वाला है इन द कमिंग डेज जो विच विल डैमेज पीटीआई's पोजीशन इन द गवर्नमेंट। तो मैं ये समझता हूँ उस डर के मारे ये इन्होंने ये शोशा शुरू किया हुआ है, बट इट विल अगेन गो अगेंस्ट पीटीआई जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने कई दफा मैं कह चुका हूँ और इत्तेशाम साहब एग्री करेंगे, ये छोटी छोटी निटी ग्रिटी में पढ़ लें जो मेजर इशू है इस कंट्री का, और जो लोगों का जो प्रॉब्लम है वो महंगाई है, वहां पे कोई कंसंट्रेशन नहीं है। इनके पास दो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर, उनको आप निकाले वो बैग उठा के चले जाएंगे। कारकर्दगी पर करना चाहिए, सही, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनवर बेग साहब कि फोकस कारकर्दगी पर होना चाहिए। एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है कल क्या कुछ अनाउंस होने जा रहा है और आपको लगता है कि सारी जमातें एक पेज पर हैं? देखिए सोनिया, इसमें मेरा ख्याल है कि दो राय नहीं है कि पीडीएम की अखलाकी पोजीशन बहुत कमज़ोर हुई है। अभी आप देख लें जिस तरीके से इस्तीफ़ों से, असम्बलियों के इस्तीफ़ों से वापस हटना और फिर वो असम्बलियाँ जिनको जाली करार देते थे उनसे सेनेटर मुंतखब कराना, तो ये एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है। और दूसरी बात है कि जो पीडीएम में बड़ी आपको हम आंगी नज़र आती थी वो अब नज़र नहीं आ रही। आज ही देख लें फजलरहमान साहब ने दूसरी मरतबा बेग साहब ये बात की है कि हमारा लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि जब हम असम्बलियों से इस्तीफ़े न दें। हाँ। और दूसरी तरफ सैयद खुर्शीद शाह साहब, फॉर्मर लीडर ऑफ द अपोजिशन पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा, वो कहते हैं कि जी इस्तीफ़े देना असम्बलियों का, इस्तीफ़े देने से कोई मसला हल नहीं होगा, मतलब वो इख्तलाफ कर रहे हैं क्या नहीं करना। जबकि मरियम साहबा और मौलाना साहब चाहते हैं कि जी एक ही हरबा है कि इस्तीफ़े देंगे तो लॉन्ग मार्च कामयाब है, अदरवाइज़ लॉन्ग मार्च क्या होगा, 2 दिन 4 दिन के बाद फिजल आउट हो जाएगा, कहाँ लोग चलेंगे। वो 126 दिन धरना देने वाले जो है ना वो कामयाब नहीं है तो आप कैसे होंगे। देखिए सवाल इस वक्त यह है कि जी वो कहते हैं ना कि जी यूट्यूब प्रोटेस्ट, अभी तो अब देखना यही कि किसने, पीपल्स पार्टी ने झुरा खोपा है या नून वाले कहते हैं उन्होंने बदला लिया अपना आपस में। इनके अहम बात तो बेग साहब ये है कि 7 वोट जो ज़ाया हुए हैं, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपके लोगों के ज़ाया हुए हैं तो आप पूछें क्यों हुआ है। यही सवाल इमरान खान साहब को तंग करता था जब ये इस्लामाबाद का सेनेट का इलेक्शन हुआ था, तो एक स्टेज पे उन्होंने कहा मैं रिज़ाइन करता हूँ, फिर उनको समझाया गया कोई नहीं जी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, अगला मरहला भी आएगा। देखें अब बात यह है कि वो कहते हैं कि क्रिकेट में इनका जो कहते हैं तुरप का पता था वो अब्दुल कादर था, हथियार था बड़ा ज़बरदस्त। अब इनके पास आ गए हैं बड़ा हथियार जो है वो परवेज़ खटक है। उन्होंने अपना काम दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने गेम बनाई है। अब ये सियासी तौर पे गलत अपनी जगह है, लेकिन बुरे तरीके से पीडीएम को बैकफुट पे कर दिया है। तो ये आने वाले हालात में अब पीडीएम को अपने आप को इकट्ठा करना पड़ेगा, कोई मुश्किल टाइम सर्वाइवल के लिए। ठीक है कंवर दिलशाद साहब, आपको क्या लगता है एतमाद का वोट लेने के बाद चेयरमैन सेनेट जाहिर है हुकूमत ने अपना बना लिया है, तो हुकूमत का आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ा है या अभी भी खतरा है पीडीएम से? अभी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चेयरमैन सेनेट के ऊपर तलवार लटक रही है। अभी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे केस जाना है और सुप्रीम कोर्ट की 10 जजमेंट ऐसी है जो वो कहेंगे कि जो वोट जो है नाम के ऊपर मोहर लगाई है दुरुस्त है। 10 जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, वो फैसला करेंगे, उनकी मर्जी है। अब आप भी आइए, जैसे अनवर बेग साहब ने इशारा किया तो वो मैंने आपको इशारा किया, लंबी एक लीगल बैटल लड़नी पड़ेगी ना जी, इतना आसानी से तो नहीं होगा। करते रहे, उसमें हमारा कोई तारीख, आर्टिकल 69 का भी बड़ा हवाला दिया जाता है। कंवर दिलशाद 69 कोई वैल्यू और 69 की है, वो एक प्रोसीडिंग है, वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 69 का होता है आपको क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं उसकी। खुद उसने कह दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, कहा कोर्ट में चले जाए, अब वैल्यू क्या रहेगी 69 की। अब आप नीचे आइए, इलेक्शन जैसे अनवर बेग साहब ने इशारा किया ना, इलेक्शन कमीशन 2-3 दिन ठहर जाए आप, वो जो अपने इदारों को मजबूत करने के लिए, अपनी तहजीब को नामो निशान मिटाने के लिए जो कार्रवाई करने वाला है ना, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी जो फैसला करने वाले हों।
उन्हें पूरी ताकत के साथ आर्टिकल 204 को इस्तेमाल फिर करना है। कंवर दिलशाद साहब आपसे ये पूछना चाहिए कि पीडीएम में अपनी तड़ कोई नहीं रहेगी, सियासी तौर पे कुछ नहीं कर ये सकते, PDM हम नहीं और वो बोलते, देखेंगे अदारे इनके खिलाफ क्या करते हैं, पीटीआई के खिलाफ। हमारा पीडीएफ से कोई वास्ता नहीं, हम तो आईनी और कानूनी बारे में बात करेंगे, हमें इस गुजारिश से कोई वास्ता नहीं। हम ये बात करना चाहते हैं कि जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका नतीजा देखना 2 दिन के बाद। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अहम मीटिंग हो रही है परसों, उसमें फैसला करेंगे वो आर्टिकल 204 को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। और जो आर्टिकल 204 के तहत इस्तेमाल करेंगे तो ये वजीर आला जितनी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, ये इलेक्शन कमीशन में जाके घुटने बैठ के माफी मांगेंगे जाकर। इनके अंदर कोई दमखम नहीं है इनके अंदर। और कंवर दिलशाद साहब इस तरह के तो बड़े खौफनाक, इनसे ज्यादा सीरियस लोहे के इल्जामात पीपल्स पार्टी पीएमएलएन भी लगाती है। और फॉरेन फंडिंग केस का मामला तो सिर्फ पीटीआई का नहीं है कंवर दिलशाद साहब, इसमें तो जेयूआईफे है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें भी हैं। एक आईनी नुक्ता है, मेरा ख्याल है वो क्लैरिफाई करें कंवर दिलशाद साहब के मुजफ्फर हुसैन शाह साहब प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि जी सेनेट की कार्रवाई को आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, दूसरा उन्होंने कहा कि आप ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं। ये 2 मुख्तलिफ बातें, इसको जरा क्लैरिफाई क्या है? सही, कंवर दिलशाद साहब से हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हो गया है। जी एहतशाम साहब, कंवर दिलशाद साहब जिस तरह की बात करने लगता है बड़े खतरा है, आगे हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। देखिए मुश्किलात तो मेरा ख्याल है होंगी, जिस तरीके से बहुत से हवालों से चीज़ें सामने आ रही, लेकिन एक बात है कि जब आप अदारों को तस्दीक का निशाना बनाते हैं तो फिर बाज़ औक़ात अदारे भी जिस तरीके से कहा जाता है कि अपनी डोमेन से बाहर निकल के खेलते हैं तो मसाइल हो जाते हैं। अभी हमारी अदलिया आला अदलिया के बारे में जो बातें होती थी, किस तरह इल्ज़ामात लगाए जाते थे खास तौर पर नून की तरफ से, 2009 के बाद की अदलिया डिफरेंट है, वो आज भी इल्ज़ामात लगाने पर तुली हुई हैं। सवाल ये है कि कुछ हमारी सियासी हकीकतें हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। ऐसा नहीं है कि आप इतनी आसानी के साथ, आप देखें फजल रहमान साहब कितनी सख्त बातें करते हैं, जो सुनते हैं उनको पीना पड़ता है ना, इसलिए कि वो आप क्या करेंगे, जाके किसी को आप मार सकते हैं, किसी को सियासी तौर पे आप हटा सकते हैं मंजर से, बड़ा मुश्किल है। एक दूसरे के इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है चीजों को जनाब आसानी के साथ ये कह देना कि जी को बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई हेवन विल नॉट फॉल। सही, आप कह रहे हैं कि कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है गवर्नमेंट को। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ मौजूद थे, इसके साथ साथ सीनियर सियासतदान सेनेटर अनवर बेग साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।